सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इन द स्टोरी ऑफ द नेकलेस बाय मोनोपेसेंट, आपको बताना है कि वुमन कैरेक्टर क्या थी। मिस्ट्रेस थी, सर्वेंट थी, ठीक है, फ्रेंड्स थी, शॉप ओनर थी या एम्प्लॉय थी, या स्ट्रेंजर थी, क्या थी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे मिस्ट्रेस थी, सर्वेंट थी, फ्रेंड थी, शॉप की ओनर थी, एम्प्लॉय थी या स्ट्रेंजर थी। तो कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया, क्वेश्चंस का आधार क्या है। तो ये एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है? ये एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर ईयर में आपका 1 से 2 स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, यानी कहानी पे आधारित क्वेश्चंस। और ये स्टोरी कहाँ की है? तो ये आपकी NCERT की इंग्लिश की किताब की क्लास 10th में है। स्टोरी का नाम क्या है? यहाँ पे दे रखा है, नेकलेस। ऑथर कौन है? मोनोपेसेंट, ठीक है। तो मोनोपेसेंट आपका ऑथर है। ये कहानी क्या है? ये कहानी एक मटिल्डा नाम की एक स्वार्थी महिला की है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द पूरा ये कहानी घूमता है। वो अपने जीवन से मटिल्डा क्या बोलते हैं उसको, अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, ठीक है। क्योंकि वह हमेशा से एक अमीर हस्बैंड चाहती है, एक अमीर हस्बैंड से शादी करना चाहती है, लेकिन चूंकि उनका परिवार मटिल्डा का एक क्लर्क फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो लोग दहेज नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनकी भी शादी एक क्लर्क से ही हो जाती है। तो एक दिन पति और पत्नी को दोनों को मंत्री के घर पे बुलाया जाता है और पार्टी के लिए तो आमंत्रित किया जाता है। लेकिन मटिल्डा के पास अच्छे कपड़े और जेवर नहीं रहते हैं, तो मटिल्डा के पति उनको कहते हैं कि आप अपने दोस्त से उधार ले लीजिए। तो वो एक नेकलेस लेती है उधार में। तो इसी के आगे आपका स्टोरी इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। जो वुमेन कैरेक्टर थी वो क्या थी? स्ट्रेंजर थी, ठीक है, स्ट्रेंजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका वुमेन कैरेक्टर क्या हो गई? एक स्ट्रेंजर हो गई। मिस्ट्रेस सर्वेंट तो हो गई नहीं, दोस्त हो गई नहीं, शॉप ओनर एम्प्लॉय भी नहीं थी, वो क्या थी? एक स्ट्रेंजर थी, ठीक है। तो ये आपका D हो जाएगा, स्ट्रेंजर। तो ये कहानी को एक बार जाके NCERT को अच्छे से पढ़िएगा। क्लास 10th का, कक्षा 10th का ये कहानी था मटिल्डा का ऊपर, ठीक है। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, एक बार जाके पढ़िएगा, इससे हमको अच्छा मोरल लेसन मिलता है। तो एक बार जाके पूरा अच्छा कहानी को सुनिएगा। मैंने आपको बस समरी सार बताया, डिटेल में एक बार चैप्टर्स जरूर पढ़िए। सारे चैप्टर्स क्लास 10th के पढ़िए। 1 से 2 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आपको अगर आ जाते हैं स्टोरी बेस्ड, तो 10 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो जाके 10th क्लास का सारा स्टोरी इंग्लिश का पढ़ लीजिए, NCERT का, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बस कहानी के आधार पर क्वेश्चंस पूछा गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन हैज एन एडजेक्टिव। तो इसमें आपको बताना है कि चारों दिए गए ऑप्शन में से विशेषण किसमें प्रयोग किया गया है। तो आपके चारों ऑप्शन हैं। क्वेश्चन पहला पढ़ता हूँ। A, दिस इज माइन। B, इज दैट योर्स। C, आई हैव फाउंड माई बॉक्स। और D, he said it was his। तो ये
चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि विशेषण किस में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे सेंटेंसेस को देखते हैं कि किस चीज से वो सेंटेंस बना हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, दिस इज माइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर माइन आपका काम कर रहा है प्रोनाउन का। ठीक है, ये सर्वनाम का काम कर रहा है। ठीक, तो प्रोनाउन का काम है, और किस टाइप का प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव। ये किस टाइप का प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये ओनरशिप यानी किसी चीज का ओनरशिप बतला रहा है या पोजीशन के बारे में बतला रहा है। ठीक है, तो ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। आइए बी देखते हैं, इज दैट योर्स, इज दैट योर्स। तो इसमें आपका योर्स भी प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है। ये भी आपका पोजीशन के बारे में दिखला रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ओनरशिप के बारे में बतला रहा है, तो ये भी आपका प्रोनाउन हो गया। अब सी पे आते हैं, आई हैव फाउंड माई बॉक्स। तो जब इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे कि आई हैव फाउंड माई बॉक्स, तो एडजेक्टिव के लिए रूल था एक कि कोई भी शब्द से आगे यानी नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे लग के वो शब्द को क्वालिफाई करे यानी मीनिंग में ऐड करे समथिंग, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं यानी विशेषण। तो यहाँ पर फाउंड आपका एक वर्ब है और बॉक्स आपका एक नाउन है। तो यहाँ पर आपको माई एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी नाउन है आपका यहाँ पे। ठीक है, नाउन के आगे लग के माई आपका उसको क्वालिफाई कर रहा है। और किस तरह का एडजेक्टिव है, तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किस टाइप का, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स आपका माई, माइन किसी शब्द के आगे लग जाए तब इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव में यानी नाउन के आगे लग जाए या प्रोनाउन के आगे लग जाए तब आपका ये एडजेक्टिव में बदल जाता है। तो नाउन के आगे लगना जरूरी है। तो बॉक्स यहाँ पे क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये माई बॉक्स हो गया, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का माई यहाँ पे उदाहरण हो गया। अब डी भी देख लेते हैं, ही सेड इट वाज हिज, ही सेड इट वाज हिज। ठीक है, तो यहाँ पे हिज आपका प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर भी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पोजीशन बता रहा है, तो ये भी आपका पॉजेसिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हर साल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर साल रहता है। तो अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है कि विच वन इज अ कॉमन जेंडर नाउन। तो इस प्रश्न में आपको एक कॉमन जेंडर नाउन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन को हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, ये कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है आखिर। सो कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है, तो कॉमन जेंडर नाउन का मतलब होता है कि जेंडर के लिए, दोनों के लिए सेम शब्द, यानी फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए हम जब कॉमन नाउन का यूज करते हैं, ऐसा कॉमन नाउन जो दोनों के लिए यूज हो, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, तो वैसे शब्दों को हम लोग कॉमन जेंडर नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे शब्दों को हम लोग कॉमन जेंडर नाउन बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे शब्द फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया चाइल्ड। तो चाइल्ड हम दोनों के लिए यूज करते हैं, फीमेल चाइल्ड के लिए भी, मेल चाइल्ड के लिए भी। उसके बाद कजन्स, कजन्स में भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं। पर्सन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड के लिए भी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए हम लोग कॉमन जेंडर नाउन यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड्स है दोनों के लिए यूज करते हैं, यानी दोनों को संबोधित कर सकते हैं, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको ये खोजना है कि ऐसे शब्द कौन सा है जो दोनों को बताता, दर्शाता है, मेल के लिए भी और फीमेल जेंडर दोनों के लिए। तो वैसे शब्द कॉमन जेंडर कहलाएंगे। तो टेबल, डेस्क, नर्स और मास्टर। तो मास्टर में से आपका
कौन सा सही हो जाएगा? तो टेबल को देखते हैं, टेबल क्या है आपका? तो टेबल आपका एक कौन सा नाउन है? कमेंट कीजिए, टेबल कौन सा नाउन है? तो टेबल एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, टेबल, डेस्क, ये सब आपका, बेड्स, चेयर्स, ये सब क्या हो गया? टेबल हो गया, डेस्क हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, बेड्स हो गया, ये सब क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये डेस्क भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, तो ये दोनों तो नहीं होगा। नर्स देख लेते हैं, नर्स देख लेते हैं अब क्या है। तो नर्स क्या है आपका? एक कॉमन जेंडर नाउन है। हम लोग फीमेल नर्स को भी नर्स ही बोलते हैं और मेल नर्स को भी नर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है नर्स। ठीक है, तो नर्स आपकी फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कॉमन जेंडर नाउन। तो सी आपका क्या हो गया? नर्स। और डी भी देख लेते हैं क्या है। डी क्या है, चलिए बताइए। मास्टर आपका क्या है? मास्टर। तो मास्टर आपका एक तरह से नाउन ही है जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी को रिस्पेक्टफुल टर्म में। ठीक है, कोई हेड हो गया उसको बोलते हैं मास्टर, किसी चीज में उसने स्किल अच्छा है तो उसको मास्टर बोलते हैं। नहीं तो किसी का वर्ड्स के आगे रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने के लिए, जैसे मिस्टर विकास, हम लोग किसको बुलाने जा रहे हैं अब? मास्टर विकास को। ठीक है, तो ये तो आपका किसी शब्द के आगे रिस्पेक्टफुल टर्म के आगे तरह यूज होता है, तो ये तो आपका कॉमन जेंडर नाउन नहीं हुआ। ठीक है, और मास्टर सिर्फ बॉय के आगे लगता है। ठीक है, गर्ल के आगे नहीं। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था कॉमन जेंडर नाउन के ऊपर। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि व्हाट इज कॉमन जेंडर नाउन, क्या होता है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एवरी ऑप्शंस। सारे ऑप्शंस को, अवेलेबल ऑप्शंस को अच्छे से देखने के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव understood this question. Now we will move to our next question. आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि द सिनोनिम ऑफ पीक इज। तो आपको पीक का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वाले शब्द, यानी प्लीज होगा, राइल, लिफ्ट या अप्रूव। ठीक है, तो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा? प्लीज, राइल, लिफ्ट और अप्रूव। तो एक एक करके पहले देख लेते हैं। पीक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मन मुटाव। ठीक है, मन मुटाव, डिसऑनर, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, इरिटेट भी करना लिख सकते हो, परेशान करना, डिसऑनर करना। सो प्लीज का मतलब क्या होता है आपका? एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। प्लीज का मतलब क्या होना? कृपा, कृपया करके किसी से रिक्वेस्ट करना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, राइल देख लेते हैं। राइल का मतलब क्या होता है आपका? राइल का मतलब चिढ़ाना होता है, इरिटेट करना, डिसऑनर करना। ठीक है, तो ये आपका पीक के साथ सिनोनिम है। ठीक है, इरिटेट करना, डिसऑनर करना। तो सही उत्तर होगा आपका बी, राइल। ठीक है, लेकिन हम लोग सी और डी दोनों को देखेंगे। लिफ्ट का मतलब क्या होता है आपका? उठाना। ठीक है, और अप्रूव का मतलब क्या होता है आपका? मंजूरी देना। आई अप्रूव दिस, मैं उसको मंजूरी देता हूँ, तो मंजूर करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, राइल। राइल का मतलब क्या हो गया? चिढ़ाना, डिसऑनर करना, इरिटेट करना। और पीक का मतलब भी क्या हो गया? पीक का मतलब भी मनमुटाव, इरिटेट, डिसऑनर करना, चिढ़ाना। तो ये आपका सिनोनिम्स के ऊपर हमेशा एंटोनिम और सिनोनिम्स के ऊपर एक सवाल रहता ही है, तो इसको भी अच्छे से करना है। सिनोनिम एंटोनिम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बिहार पैरामेडिकल में आपका क्वेश्चंस रहता ही है। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट अ प्लूरल वर्ड। इसमें से आपको बताना है प्लूरल वर्ड कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है इंडेक्स, बी फंगी, सी एक्सेस, डी स्ट्राटा। तो स्टार्ट करते हैं ए से। इधर सिंगुलर लिख लेते हैं और इधर प्लूरल लिख लेते हैं। तो आपका इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स आपका सिंगुलर है। ठीक है, पहले ही में हमको आंसर मिल गया कि ए आपका सिंगुलर है, तो यानी ये प्लूरल फॉर्म नहीं है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इंडेक्सेस। ठीक है, इसमें आपको ई एस लगाना होगा। ठीक है, आइए बाकी सबको भी देख लेते हैं। फंगी आपका क्या है? प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होगा? फंगस। क्या होगा इसका? फंगस। और सबका आप लोग नोट्स करते चलिएगा। उसके बाद
सी एक्सेस क्या आपका प्लूरल, सिंगुलर क्या होगा एक्स। डी स्ट्राटा क्या आपका प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा स्ट्राटम, स्ट्रेटम। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु इज एलिस इन द मैड टी पार्टी। तो ये आपका क्लास 9th का शायद एनसीईआरटी का स्टोरी है अ मैड टी पार्टी। उसमें एलिस क्या थी, पॉलिटिशियन, क्वीन, क्वींस की फ्रेंड या स्मॉल गर्ल। तो इसका आंसर होगा क्वीन। तो एक बार जाके आप ये स्टोरी पढ़िएगा। ठीक है, एलिस का कहानी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था, स्टोरी पढ़िए आंसर दीजिए। तो एलिस क्या थी, क्वीन थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वी हैव सीन द फोर्ट इज अ सेंटेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस। तो ये सवाल किस चीज पे है, आपका टेंस के ऊपर है। ठीक है, सो ऑप्शंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो वी हैव सीन द फोर्ट, तो इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब किस फॉर्म में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब आपका किस में रहेगा, V3 फॉर्म में। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सीन आपका क्या हो गया, V3। ठीक है, सो ये आपका किस चीज में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम लोग ये देखते हैं। और कंटिन्यूअस रहता तो वी हैव बीन लगा देते, और कंटिन्यूअस करना था तो क्या लगाते, वी हैव बीन लगा देते। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आपका सब्जेक्ट, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब, सीन आपका मेन वर्ब। ठीक है, V3 फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी हैज और हैव, सॉरी आईएनजी बोल रहा हूँ, वी यहाँ पे आपका सीन V3 के फॉर्म में आ गया। सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। और बाकी सभी टेंसेस को भी आप लोग एक एक सेंटेंस बना के तीनों टेंस से आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा। ठीक है, एक एक सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एक सेंटेंस, सबको कमेंट में एक एक सेंटेंस डालना। कोई भी एक चुन लीजिए, सब मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइमिंग लग रहा होगा टाइपिंग में तो कोई एक का आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, मैं सबका सही गलत चेक करूंगा। ठीक है, तो कमेंट में आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, यानी कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपका ए है अकर्ड, बी शटल, सी सफिशिएंट और डी सरप्राइज। तो अकर्ड का देख लेते हैं। अकर्ड आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, स्पेलिंग सही है आपका अकर्ड का। ठीक है, करेक्ट है। अकर्ड का मतलब क्या होगा था, हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट तो आपका ए ही होगा, लेकिन हम लोग सब ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं आपका शटल, SUTLE। ये सबटल का मिस स्पेलिंग है, सटल ये मिस स्पेलिंग है, रॉन्ग है। सबटल सही होता है, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म। ठीक है, सफिशिएंट का देख लेते हैं। सफिशिएंट, सफिशिएंट का तो करेक्ट स्पेलिंग ये होगा, रॉन्ग आपका दे रखा है ये। ठीक है, तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। बोलते हैं ना सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कि नहीं। और सरप्राइज का तो SURPRISE सरप्राइज होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और बी भी गलत है। सी आपका अकर्ड सही है। ठीक है, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है, तो ए आपका सही होगा, BCD तीनों रॉन्ग स्पेल्ड है। ठीक है, तो सबटल, सफिशिएंट, सरप्राइज तीनों का मैंने लिख दिया नीचे, हिंदी में भी मीनिंग। ये क्वेश्चन इस टाइप के स्पेलिंग बेस्ड करेक्ट और सही देखने के आते हैं, तो इस टाइप का भी आपको देखना होगा प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, यानी कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका। ठीक है,
इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपका ए है अकर्ड, बी शटल, सी सफिशिएंट और डी सरप्राइज। तो अकर्ड का देख लेते हैं। अकर्ड आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, स्पेलिंग सही है आपका अकर्ड का, ठीक है, करेक्ट है। अकर्ड का मतलब क्या होगा था, हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेक्ट तो आपका ए ही होगा, लेकिन हम लोग सब ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं आपका शटल, SUTLE। ये सबटल का मिस स्पेलिंग है, सटल ये मिस स्पेलिंग है, रॉन्ग है। सबटल सही होता है, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। सफिशिएंट का देख लेते हैं, सफिशिएंट। सफिशिएंट का तो करेक्ट स्पेलिंग ये होगा, रॉन्ग आपका दे रखा है ये, ठीक है। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, बोलते हैं ना सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कि नहीं। और सरप्राइज का तो SURPRISE सरप्राइज होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और बी भी गलत है। सी आपका अकर्ड सही है, ठीक है। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। तो ए आपका सही होगा, बी सी डी तीनों रॉन्ग स्पेल्ड है, ठीक है। तो सबटल, सफिशिएंट, सरप्राइज तीनों का मैंने लिख दिया नीचे, हिंदी में भी मीनिंग। ये क्वेश्चन इस टाइप के स्पेलिंग बेस्ड करेक्ट और सही देखने के आते हैं, तो इस टाइप का भी आपको देखना होगा प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वर्ब हैज द सेम फॉर्म इन प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्ट पार्टिसिपल। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। टेल का पहले देख लेते हैं। टेल का प्रेजेंट में टेल होता है, पास्ट में टोल्ड और पार्ट पार्टिसिपल में भी टोल्ड, ठीक है। हिट का होता है हिट, पास्ट में भी हिट, पास्ट पार्टिसिपल में भी हिट। तो सही आंसर आपका बी होगा। लेकिन अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं हम लोग, बाकी ऑप्शंस को भी। स्पिल, स्पिल्ड, स्प्लिट, ठीक। और आपका सेंड का होगा सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और इस टाइप के भी प्रश्न आपको आ सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर वर्ब फॉर्म्स को। तो ये भी आप एक बार वर्ब फॉर्म्स को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इस टाइप का अभी प्रश्न आपको हर साल एक दिख ही जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक गलत सेंटेंस को खोजना है, ठीक है। तो पहला है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, दूसरा है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, तीसरा है आपको आई एम राइटिंग यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, और चौथा है देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो पहला और दूसरा वाक्य दिख रहा होगा सेंटेंसेस सेम टाइप का है, ठीक है, कि आई एम अफ्रेड, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि आप इसी दोनों सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाइए और इसी में से कोई टिक लगाइए इनकरेक्ट के लिए। तो ये एग्जामिनर आपके माइंड के साथ यहाँ प्ले कर रहा है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है कि एक ही टाइप से वर्ड्स को डाला है, सेंटेंस को डाला है कि आप कंफ्यूज होके ए और बी में ही ऑप्शंस लगाओ, टिक लगाओ। लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, ये भी करेक्ट है, एंड आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, यहाँ भी दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन तीसरा सेंटेंस में जब देखोगे कि आई एम राइटिंग टू यू, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, यू को, ठीक है, टू आस्क फॉर योर एडवाइस। जब यहाँ पे पहले ही में संबोधित कर दिया गया पहले ही वाक्य में कि हम आपको लिख रहे हैं लेटर, आई एम राइटिंग टू यू, तो फिर योर एडवाइस का यहाँ पे जरूरी नहीं था। तो आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस, तो योर यहाँ नहीं होगा, फॉर एडवाइस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपका गलत सेंटेंस है। बाकी चौथा वाला भी सही है, देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है आपका। तो ये सही है, ए सही है, बी सही है और डी भी सही है। सी गलत है, इसलिए इनकरेक्ट सेंटेंस है कि यहाँ पे जब बोल ही दिया कि आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप यू को डायरेक्टली कह रहे हैं, सो उस बाद में फिर योर लगाने का यहाँ आवश्यकता है नहीं। तो सिंपल क्या होगा, आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस, ठीक है।
तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको आप और भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आई एम राइटिंग टू यू अबाउट आस्किंग फॉर योर एडवाइस, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सीधे आपको हटा देना है योर। तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द प्रीफिक्स हाइपो डज नॉट मीन। तो आपको प्रीफिक्स बताना है। सफिक्स और प्रीफिक्स हम लोग पढ़ रखे हैं। तो प्रीफिक्स यानी पहले, शब्द से पहले लगने वाले शब्दों को प्रीफिक्स बोलते हैं, शब्द से बाद में लगने वाले शब्द को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स हाइपो का क्या मतलब इनमें से नहीं होगा, तो एक आपका गलत होगा, बाकी तीनों सेम मीनिंग होगा। तो हाइपो का हम लोग देख लेते हैं क्या मतलब होगा। तो हाइपो का मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब लो, अंडर, बीनीथ, ठीक है, बीनीथ, लेस, डाउन और बिलो नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपका ए, बी और सी तीनों हाइपो का मतलब हो गया, लेकिन बिफोर इन टाइम ये नहीं होगा आपका। तो करेक्ट आंसर आपका हाइपो का जो नहीं होगा मीनिंग वो होगा डी, बिफोर इन टाइम। बाकी लो, अंडर, बीनीथ, लेस, डाउन, बिलो नॉर्मल, ये सारा आपका हाइपो का मतलब हो गया, सेम मीनिंग्स। ठीक है, बिफोर इन टाइम आपका नहीं होगा, तो इसमें नहीं क्या होगा, डी। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इस टाइप का अभी प्रश्न आपको हर साल एक दिख ही जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक गलत सेंटेंस को खोजना है। ठीक है, तो पहला है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, दूसरा है आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, तीसरा है आपको आई एम राइटिंग यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, और चौथा है देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो पहला और दूसरा वाक्य दिख रहा होगा सेंटेंसेस सेम टाइप का है। ठीक है, कि आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि आप इसी दोनों सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाइए और इसी में से कोई टिक लगाइए इनकरेक्ट के लिए। तो ये एग्जामिनर आपके माइंड के साथ यहाँ प्ले कर रहा है कि आपको कंफ्यूज कर रहा है कि एक ही टाइप से वर्ड्स को डाला है, सेंटेंस को डाला है कि आप कंफ्यूज होके ए और बी में ही ऑप्शंस लगाओ, टिक लगाओ, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी मिस्टेकन, ये भी करेक्ट है, एंड आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी रॉन्ग, यहाँ भी दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन तीसरा सेंटेंस में जब देखोगे कि आई एम राइटिंग टू यू, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, यू को, ठीक है, टू आस्क फॉर योर एडवाइस, जब यहाँ पे पहले ही में संबोधित कर दिया गया पहले ही वाक्य में कि हम आपको लिख रहे हैं लेटर, आई एम राइटिंग टू यू, तो फिर योर एडवाइस का यहाँ पे जरूरी नहीं था। तो आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस, तो योर यहाँ नहीं होगा, फॉर एडवाइस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपका गलत सेंटेंस है। बाकी चौथा वाला भी सही है, देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है आपका। तो ये सही है, ए सही है, बी सही है और डी भी सही है। सी गलत है, इसलिए इनकरेक्ट सेंटेंस है कि यहाँ पे जब बोल ही दिया कि आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप यू को डायरेक्टली कह रहे हैं, सो उस बाद में फिर योर लगाने का यहाँ आवश्यकता है नहीं। तो सिंपल क्या होगा, आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर एडवाइस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको आप और भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आई एम राइटिंग टू यू अबाउट आस्किंग फॉर योर एडवाइस, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सीधे आपको हटा देना है योर। तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पूछ रहा है, और वो क्या है शब्द, लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। वैसे जीव जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं, तो इसका तो सीधा आंसर सी, हम लोग एम्फीबियंस डालेंगे। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग साइंस स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है, एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब आपसे मेरा ये वर्क है कि आपको कमेंट करना है वीडियो कंप्लीट कर लेने के बाद कि एम्फीबियंस का एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स एम्फीबियंस का आपको बायोलॉजी से थोड़ा सा जाके एम्फीबियंस, और जिसको पता है तुरंत कीजिए, देखता हूँ कौन तुरंत क्लास ओवर होने के बाद करता है। तो एम्फीबियंस का उदाहरण, ठीक है, तो उभयचर का
उभयचर का उदाहरण कि जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, कुछ जीवों का नाम आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो बायो वाला स्टूडेंट भी यानी हम लोग कर लेंगे आराम से इसको। ठीक है, बायोलॉजी से था ये भी कह सकते हैं, एम्फीबियंस वहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, एनिमल किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आइए चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये दूसरा क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड के ऊपर आया है, कि मतलब कौन सा गलत मिस टाइप्ड है, मिस प्रिंट है। तो आपका पहला है शब्द क्वाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका शांत। तो ये करेक्ट है, ये सही स्पेलिंग है इसका। बी है आपका क्विट, क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? अत्यंत। ठीक है, ये भी आपका सही स्पेलिंग है। अब तीसरा देख लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। ये आपका गलत है, मिसटाइप्ड है। ठीक है, करेक्ट क्या होगा आपका? प्रिस्क्रिप्शन, ये आपका सही होगा। ठीक है, इसका पर्ची भी बोलते हैं हम लोग, नहीं डॉक्टर साहब पर्ची लिखते हैं, नुस्खा। ठीक है, पर्ची, डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं मेडिसिन का, तो प्रिस्क्रिप्शन। तो ये आपका गलत टाइप है, तो सी आपका आंसर होगा। डी भी देख लेते हैं, रिकमेंडेड। ये भी आपका सही स्पेलिंग है। इसका क्या मतलब होता है? सिफारिश करना। ठीक है, सिफारिश करना, तो ये भी आपका सही है। तो आपका बचा सी यानी प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वर्ड पावर अपना स्ट्रांग कीजिए, तो आपको खुद पे खुद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पेपर वगैरह पढ़िए, इंग्लिश वाला पेपर, आपका अपने आप ये सब मजबूत हो जाएगा, ग्रामर भी और साथ साथ वर्ड पावर भी। ठीक है, आइए आज का आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है कि एंटोनिम आपको बताना है अपोजिट वर्ड वाले। ठीक है, तो पिलेज का आपका एंटोनिम क्या होता है? तो पिलेज का पहले मतलब क्या होता है? तो पिलेज का मतलब होता है आपका रॉब करना किसी जगह को। ठीक है, लूटपाट, वायलेंस से संबंधित है। वार टाइम में होता है ना कि लूटपाट ज़्यादा होता है, स्पॉइल कर देना किसी जगह को, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो रैवेज और स्क्वालिड का भी मतलब यही होता है। ठीक है, लेकिन बी और डी का मतलब ये अपोजिट में आ जा रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, रिपेयर मतलब मरम्मत। तो ये दोनों सही होगा आंसर एंटोनिम्स में। ठीक है, तो बी डी दोनों सही होगा। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था करना, ऑर्डर में चीज़ों को लाना, और रिपेयर का मतलब भी यही होता है, मरम्मत। तो डी भी होगा और बी दोनों हो सकता है आपको। ठीक है, तो दोनों एंटोनिम हो सकते हैं यानी अपोजिट वर्ड। तो ये ए सी तो ठीक है, ये तो सिनोनिम्स है, लेकिन बी और डी आपका एंटोनिम्स है। तो दोनों मैं इसको कहूंगा कि बी और डी दोनों सही है। और कभी कभी आपको प्रश्न ऐसा एग्जाम्स में दिख सकता है माय डियर स्टूडेंट कि बी डी दोनों होगा, तो उस केस में आप टिक करके आ जाना। हो सकता है आपको वो ना तो बोनस मार्क्स मिल जाए, नहीं तो सभी के लिए क्वेश्चंस को रद्द कर दिया जाए, यानी क्वेश्चंस को ही हटा दिया जाए। तो ऐसा होता है कि पैरामेडिकल एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस में गलत पूछा जाता है, नहीं तो ऑप्शन ही सही होते हैं ज़्यादा, यानी सब भी गलत हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है एक से ज़्यादा सही हो जाए, तो उस केस में वो हट जाता है। नहीं तो बोनस मिल जाएगा, नहीं तो हट जाएगा, दोनों में तो फ़ायदा ही है, क्वेश्चन ही हट जाएगा। तो आप करके ज़रूर आइए क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चंस करके आने हैं आपको। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए फॉर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI के लिए, बिहार, यूपी और झारखंड के लिए, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, नीचे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो कैसी लगी क्लास, और साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्टडिंग, बाय बाय।